नमस्कार क्लास। आज देखो बेटा, मैं आप लोगों से जिस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा ना, वो है प्रीवियस ईयर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आए हुए कुछ क्वेश्चंस। कुछ नहीं मतलब लगभग लगभग हम लोग सारे ही क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहला और वो रहेगा अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। अब सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगा 2019 से हम लोग चालू करेंगे। कहाँ से? 2019। आपके 2019 के क्वेश्चन पेपर में आपके पास जो क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन तो था आपके पास में एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन की ही बात करूंगा मैं आप लोगों को। नीट 2019 एक सेकंड, कितने से थोड़ी सी कलर थोड़ा सा चलिए नेक्स्ट। देखो, ये कह रहा है हमारे पास में क्वेश्चन पहले, ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड एंड 3 टोटल नोड्स। इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन जो आपको जो कह रहा है वो बात कर रहा है 3 एंगुलर नोड्स के बारे में। 3 एंगुलर नोड और 3 टोटल नोड। इसका मतलब आपके उसमें ये दो खूबियां होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? कि उसमें 3 तो एंगुलर नोड होने चाहिए और 3 टोटल नोड होने चाहिए। तो देखिए, आपने जो पढ़ा वो क्वांटम नंबर पढ़ा। क्वांटम नंबर में हमारे पास में एक होता है बेटा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, AZIMUTHAL, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और उसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और यही जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, यही आपको बताता है बेटा एंगुलर नोड के बारे में। किसके लिए बताता है? एंगुलर नोड। तो इसके हिसाब से आपके पास में जो एल की वैल्यू है वो है 3। अब बात आ जाती है टोटल नोड। तो टोटल नोड का जो फॉर्मूला है वो है n-l-1। ये होते हैं मेरे पास में रेडियल नोड और प्लस एल, ये है मेरे पास में एंगुलर नोड। अब देखिए, अब एन की तो हम लोगों को पता करना है। एल कितना आया मेरे पास में? 3 - 1 ये आया, प्लस अगेन 3। टोटल नोड कितने बोल रहा है वो आपको? 3 बोल रहे हैं। तो देखिए n-3 - 1 + 3 = 3। इट मीन्स n-1 = 3। तो n कितना आ गया? 3 + 1 = 4। इसका मतलब आपके पास में n तो हो गया 4 और l हो गया आपके पास में 3। तो n = 4 और l = अगर 3 हो जाए, इसका मतलब आपके पास में हो गया 4l। और आपके इस ऑप्शन में जो आपके पास में जो दिए हुए हैं वो है हमारे पास एक 5p दिया हुआ है, 3d दिया हुआ है, 4f दिया हुआ है और 6d दिया हुआ है। क्लियर? हमारे ऑप्शन में जो निकल कर आया दैट इज 4f। इज इट क्लियर? अब इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपके आया वो नीट 2019 में ही आया। ये मैं आपको नीट को उड़ीसा वाले नीट की बात कर रहा हूँ, उड़ीसा नीट। नीट आपके पास में दो हुए थे, एक तो 2019 में, एक तो नेशनल वाला और एक उड़ीसा वाला। ठीक है, हम उड़ीसा वाले की बात कर रहे हैं। ये कह रहा है इसमें द हाइड्रोजन एटम डी ब्रोगी वेवलेंथ। ठीक है, ये आपको पता करना है। सेकंड बोर ऑर्बिट में। हाँ, और ये आपको बोल रहा है कि बेटा ए नॉट जो है मेरे पास वो है 52.9 पिकोमीटर। 52.9 पिकोमीटर। 52.9 पिकोमीटर की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए, यहाँ आपको सेकंड बोर ऑर्बिट के अकॉर्डिंग आपको लैम्डा की वैल्यू पता करनी है। हमारे पास में जो एन लैम्डा होता है वो 2 पाई आर के बराबर होता है।
और जो आपके पास में जो ए नॉट है वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप आर का फॉर्मूला देखोगे तो एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.529 ऑन्स, ये कॉमन फॉर्मूला है जो हर बच्चा जानता है लगभग। आप ये मान के चलो, तो जिसको हर बच्चा जान रहा है उसे आप लोगों को भी पता है, आप लोगों को क्लियर। तो 0.529 ऑन्स्ट्रॉम का मतलब है आपके पास में 52.9 पिकोमीटर, और यही वैल्यू आपके पास में बोर रेडियस की कहलाती है। तो आपने एन लेमडा की जगह तो एन लेमडा रख दिया, 2 पाई की जगह 2 पाई रख दिया, और आर की जगह आपने रख दिया बेटा एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड इंटू और 52.9 पिकोमीटर की फॉर्म में रख दिया। अब देखिए एन से तो मेरे पास में ये एन कट गया, अब जो जेड है मेरे पास में वो हाइड्रोजन एटम है, इसका मतलब मैं 1 रखूंगा। तो लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई इंटू एन डिवाइड बाई जेड इंटू 52.9। तो 2 की जगह हमने 2 रख दिया, पाई को पाई रख दिया, एन आपका सेकंड बोर ऑर्बिट वो बोल रहा है, यहाँ पे ये हमारे को बोल रहे हैं ना सेकंड बोर ऑर्बिट मतलब एन की वैल्यू 2 है, तो आपने एन की वैल्यू लगा दी यहाँ पे 2, और हाइड्रोजन एटम है तो जेड 1 हो जाएगा और इंटू 52.9। अल्टीमेटली हमारे पास में क्या आया, 4 इंटू 52.9 5, ये हमारे पास में आ जाएगी पिकोमीटर में। क्लियर। तो ये आपके पास में कितनी आ जाएगी, 211.6 पिकोमीटर। ये आपके पास में क्वेश्चन हुआ उड़ीसा नीट 2019 का। अब आ जाइए, फिर हमारे पास में मैं आपको बता रहा हूँ नीट 2019 पेपर हुआ आपका नेशनल का। अब देखिए नेशनल वाला जो पेपर जो था ना, उसमें इसमें क्या पूछा वो भी मैं अभी आपके सामने पेपर में करूँगा। हाँ जी, इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है हमारे को, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन विजिबल रीजन। मतलब हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, वो हाइड्रोजन एटम में या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में, ठीक है, और हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जा रही है। तो जो भी जो एनर्जी जो निकलेगी उस एनर्जी की जो वेवलेंथ होनी चाहिए मेरे पास में, क्या वेवलेंथ जो होनी चाहिए, ई इक्वल टू होती है बेटा हमारे पास में एक्स सी अपॉन लैम्डा, कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। तो जो लैम्डा आपके पास में हो रही है, इसके लिए कह रहा है कि ये लैम्डा विजिबल रीजन में होगा। अब बेटा अब हमारे को ये तो पता नहीं कि बेटा विजिबल रीजन में कितनी नैनोमीटर आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप छोटी छोटी चीजों को याद रखें। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि एक है हमारे पास में लाइमन सीरीज, एक है मेरे पास में बामर सीरीज, ये हर बच्चा जानता है जो मेडिकल की तैयारी कर रहा है, ला बापा और ये ब्रैकेट, फिर ये मेरे पास में फंड, और ये है मेरे पास में हम परी। अब देखिए जो लाइमन सीरीज के जो होते हैं उसमें कहलाते हैं बेटा वो कहलाता है यूवी रीजन। बामर सीरीज जो आपको कहलाता है वो कहलाता है बेटा विजिबल रीजन। कौन सा कहलाता है, विजिबल रीजन। पास्टन और से लेके ब्रैकेट और फंड, ये कहलाता है आपके पास में आईआर रीजन, इंफ्रारेड रीजन। और जो हम पर ये आपका वो कहलाता है आपका फार आईआर रीजन। क्लियर। लेकिन आपको ऑप्शन में जो पूछा गया है वो पूछा गया है भाई साहब विजिबल रीजन के बारे में, तो विजिबल रीजन के लिए आपका ऑप्शन आएगा बामर सीरीज में जो ट्रांजिशन होगा वो आपका जो है विजिबल लाइट के लिए होगा। अब इसके बाद में एक आपके पास में क्वेश्चन आ रहा है इसी पेपर में एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। नॉर्मली क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर को लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, बट मैं कहता हूँ आप
से सीरियसली लीजिए। देखो ये कहता है आपको यहाँ पर कि डिक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। आपके पास में है एक तो 4D है, एक आपके पास में 5P है, एक आपके पास में 5F है और एक आपके पास में 6P है। तो इसमें आपको एनर्जी पता करने के लिए N+L रूल फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? तो आप क्या करो, आप ऐसा करो, इनको लिख लो एक बार। 4D, 5P, ये 5F और ये 6P। इसके लिए N लिख लो, इसके लिए L लिख लो। N आपके पास में है 4 और इसका L कितना हो जाएगा D के लिए? D के लिए होता है FPT, ये आपके पास में आएगा 2 आएगा ये। तो अपने पास में जो N+L आएगा वो भी साथ के साथ में लिखते चलो, बेटा यहाँ आएगा 5P के लिए। ये तो है हमारे पास में 5 ये भाई, चलो ये भी टोटल मिला के 6 आ रहा है। यहाँ 5 है और यहाँ आपके पास में 3 है, तो ये अपने पास में आ जाएगा 8। यहाँ आपके पास में 6 है, यहाँ 1 है, तो टोटल मिलाकर आपके पास में आ गया 7। तो ये तो पिक्चर क्लियर हो गई मेरे पास में। आपको जो 8 वाला है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, 7 वाले की एनर्जी इससे कम है, 6 वाले की एनर्जी इससे कम है। चलो यार अब ये पता लगाना मुश्किल हो गया थोड़ा सा कि दोनों जगह ही 6 आ रहा है, कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। फिर अगर आपके पास में N+L की वैल्यू अगर इक्वल अगर आ जाती है, जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रही है, आपको यहाँ दोनों बराबर बराबर आ रही है, तो उसकी एनर्जी कम होती है, जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम है। ठीक है, तो अब आप अंदर गलत कीजिए, अब आप यहाँ रख दीजिए। एक सेकेंड मुझे कुछ चार्ज करेगा। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 8 किसका है? 8 आपके पास में है 5F का, तो इसका मतलब 5F की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। और इसके बाद में किसका है? 6P का है, तो 6P की एनर्जी उससे ज़्यादा। अब बात हो जाती है बेटा 4D और 5P में एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी? तो 5P की एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि इसकी वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की ज़्यादा है। तो आपके पास में ये आ गया 5P। फिर 5P से सबसे कम एनर्जी किसकी है भाई? 4D। क्लियर? तो ये आपके पास में इसका करेक्ट इसका ऑर्डर आएगा। अब आ जाइए, ये मैंने आपको बताया नीट 2000 इसका 19 का क्वेश्चन पेपर है आपके पास। जी, अब हम बात करेंगे आपसे 2018 वाले के पेपर में जो क्वेश्चन आए, उसके लिए मैं आप लोगों से बात करूँगा। देखिए आपका 18 का पेपर क्या कहना चाहता है, देखने में क्वेश्चन में आया हुआ है। हाँ, एक क्वेश्चन आया था बेटा इसमें, विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। 45 नंबर का क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना? और ये आपके पास में आया है नीट 2018। देखिए ये कह रहा है विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सबसे पहला, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ एन एटम। क्या आपको दिया हुआ है यहाँ पे? क्या दिया हुआ है इसमें यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन एन एटम। अब कैसे दिया हुआ है सर इसमें? इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
इसने यहाँ पे ये बोला कि बेटा 1:2 2:3। अब अगर ये 1:2 2:3 पे रुक जाता तो मैं मान लेता, सही मान लेता। बट इसने यहाँ पे क्या कर दिया, इसने यहाँ पे ऑर्बिटल भी बना दिया, यहाँ पे 1:2 बना दिया, ये 2:2 बना दिया, और ये इसने 2p3 बनाया। अब 2p3 जब इसने बनाया तो पहला इलेक्ट्रॉन इसने क्लॉकवाइज बनाया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने क्लॉकवाइज बनाया, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसने एंटी क्लॉकवाइज बना दिया। अब एंटी क्लॉकवाइज बनाने के चक्कर में ये हुआ हमारे पास कि बेटा इतना जो इसने हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल जो होता है उसका वायलेशन कर दिया। हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल क्या कहता है कि सारे इलेक्ट्रॉन को पहले सेम स्पिन में भरो, उसके बाद में अपोजिट स्पिन में भरो। अब इस अगर ये हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल को अगर ये फॉलो करता, अगर ये फॉलो करता तो यहाँ पे दो चांसेस हो सकते थे। क्या हो सकते थे? देखिए, अगर इसके अकॉर्डिंग में चलता था कि इलेक्ट्रॉन सारे के सारे या तो पहले क्लॉकवाइज भरे जाते या सारे इलेक्ट्रॉन पहले एंटी क्लॉकवाइज भरे जाते। अगर ये होता तो भी सही होता और ये होता तो भी सही होता, लेकिन यहाँ पे ये तो क्लॉकवाइज आ रहा है, ये क्लॉकवाइज आ रहा है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। इसका मतलब आपका पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया, तो आप इसके ऊपर टिक मार्क कर दो, बाकी स्टेटमेंट के ऊपर आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। इसके बाद में आप आ जाते हैं, इसके बाद में आपके पास है फिर मैं आ रहा हूँ नीट 2017 के ऊपर, ठीक है जी। और नीट 2017 में क्या क्वेश्चन आया? नीट 2017 में फिर वही वाली बात है, वो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन? 2017। अब उसने रॉन्ग स्टेटमेंट आपको क्या दिया, वो आपको छांटना है, ठीक है जी। अब पहले तो देखो क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ is given by lambda is equal to h upon mb। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ is given by lambda is equal to h upon mb। सारे स्टेटमेंट बेटा मैं नहीं लिख पाऊंगा। देखिए यहाँ पर जो m है आपके पास में वो मास ऑफ पार्टिकल है, और b जो है वो वेलोसिटी ऑफ ग्रुप वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। तो पहला स्टेटमेंट तो इसका करेक्ट है, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट की आपसे मैं बात करूं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज, बिल्कुल साहब, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपका डेल ई इंटू डेल टी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई आपका होता है। और वो ये कह रहा है कि है हमारे पास में सेकंड आपका स्टेप जो है वो भी बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है। थर्ड स्टेटमेंट आ जाओ। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि जो हाफ फील्ड और जो फुल फील्ड है, क्या एक तो होते हैं मेरे पास में हाफ फील्ड और दूसरे होते हैं फुल फील्ड, इनकी साहब जो है ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है साहब? ड्यू टू लार्ज वैल्यू ऑफ एक्सचेंज एनर्जी एंड परफेक्ट ज्योमेट्री। तो ये वाला आपका जो ऑप्शन है ये भी बिल्कुल सही है। फिर आ जाओ चौथे ऑप्शन के ऊपर। चौथा ऑप्शन ये कह रहा है कि 2s ऑर्बिटल की जो एनर्जी है, क्या 2s ऑर्बिटल की एनर्जी वो 2p ऑर्बिटल से कम है। तो बिल्कुल बात सही है, लेकिन इसने ये कहा इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स, क्या एच लाइक स्पीशीज की बात कर रहा है वो यहाँ पर। तो बेटा इस एच लाइक स्पीशीज की जब वो बात करेगा ना, तो बस यहाँ पे यही गड़बड़ हो गई इसके साथ में। गड़बड़ कैसे हुई उसको समझो। गड़बड़ ऐसे हुई कि आपके पास में हाइड्रोजन जैसे इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप एनर्जी निकालना चाहोगे तो आपके पास में फॉर्मूला होता है -z² डिवाइड बाई n²। कई बंदे सेटिस्फाइड नहीं होते, लेकिन उसको मैं फॉर्मूले से बताना पड़ेगा, z² अपॉन n²। अब आप मुझे बताओ इस 2s के लिए, 2s के लिए z कितना है? सीधी सीधी सी बात में बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है, चलो मैं हाइड्रोजन ही कंसिडर कर लेता हूँ, तो z1 हो गया। अब अगर मैं आपको कहूंगा बेटा 2p, तो 2p के लिए z कितना है? तो 2p के लिए भी z मेरे पास में 1 है। बात कर रहा हूँ यहाँ पर हमारे पास में n, तो देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पर n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका ये वाला है, ये तो n इसके लिए भी 2 है और इसके लिए भी 2 है। जब n बराबर z बराबर, तो आप मुझे ये बताओ कि फिर इसमें इनकी एनर्जी बराबर कैसे हो, कम ज्यादा कैसे होगी? इसका मतलब आपके चौथा स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो आपको फोर्थ स्टेटमेंट पर टिक करना चाहिए। फिर आ जाइए आपके पास में, फिर आपके पास में जो क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर
वो आ रहा है नीट 2016 फेज 1, नीट 2016 फेज 1। इसमें क्या करा है, टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, और चार क्वांटम नंबर दे दिए, एन, एल, एम और एक एस। तो साहब ये चारों क्वांटम नंबर में से कौन सा क्वांटम नंबर है जो आपके एक ऑर्बिटल में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टिंग्विश कर सकता है? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको कभी भी नहीं कर सकता। मैंने एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, सबसे बेस्ट एग्जांपल है 1s2 हीलियम का जो है हमारे पास। ये देखिए, ये आपने लिया। अब आप ऐसा करो, इसका दो इलेक्ट्रॉन है मेरे पास में, एक इलेक्ट्रॉन तो ये वाला है, और मैं एक बार इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। चलो मैं दूसरा ले लेता हूँ, यहाँ पे रहेगा। अब ये ले लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, इन सारे इलेक्ट्रॉन का, इनका मैं एन एल एम एस निकालूंगा। क्या निकालूंगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजेंटल क्वांटम नंबर। तो देखिए एन, एल, एम, एस। इस वाले का देखो, इसका एन कितना है? 1। एल कितना है? 0। एम कितना है? 0। और एस कितना है इसका बेटा? क्लॉकवाइज है, इसका मतलब +½ है। फिर आप आ जाओ इसके ऊपर, दूसरे वाले के ऊपर। तो अगर हम दूसरे वाले को देखें तो आप नोटिस करो, इसका एन कितना है? 1। एल कितना है? 0। एम कितना है? 0। लेकिन एस कितना है इसका? -½ इसका मतलब आपका सेट जो है स्पिन ऑर्बिटल स्पिन जो क्वांटम नंबर है, वो आपको इस चीज को डिस्टिंग्विश करने में आपकी हेल्प करता है। क्लियर? अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2016 फेज सेकंड। ठीक है, देखिए नीट 2016 फेज सेकंड क्या कह रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट। ये कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 1। ओके, इसमें आपको पहली चीज मैं आपको बता दूं, n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 1, यानी आपके पास में आ गया 3p। अब कभी भी 3p के लिए आप ऑर्बिटल शब्द प्रयोग में नहीं ले सकते। आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा 3p सब शेल। क्लियर? और p सब शेल है तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास में मैक्सिमम आ सकते हैं। अब अगर इस बंदे ने भाई साहब आपको 3p ऑर्बिटल कंसिडर कर लिया, इसका मतलब ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं ऑर्बिटल में? केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसलिए आपके पास में यह ऑप्शन दिया हुआ है, 2 भी है, 6 भी है, 10 भी है और 14 भी है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 2। ठीक है भाई साहब? चलिए, फिर इसके बाद में फिर वापस वैसा का वैसा ये हमारे पास में क्वेश्चन आ गया। तो बताओ साहब किसमें एनर्जी ज्यादा है? अब आपके पास में जो ये वाला जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जिसमें एनर्जी ज्यादा और कम के बारे में पूछ रहा है, वो आपका आया हुआ है CBSE AIPMT 2015। CBSE ऑल इंडिया PMT 2015। ठीक है, अब इसमें आपको 4 ऑर्बिटल दे दिए। इसमें आपको 4 ऑर्बिटल कौन से दे दिए? इसमें आपको 3s दे दिया, एक इसमें आपको 4s दे दिया, एक इसमें आपको 3p दे दिया, और एक इसमें आपको 3d दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, इनके लिए n और l करके और n प्लस l निकालेंगे। देखिए इसके लिए n कितना है? 3। l कितना है? 0। n प्लस l कितना हो जाएगा? 3। ओके, 4s में देखिए n है 4, l है 0, n प्लस l हो जाएगा 4। 3p में देखो n है 3, l है 1 और n प्लस l हो जाएगा 4। 3d में n है 3, l है आपके पास में SPD तो 2 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया? 5। तो समझ लीजिए कि जो 5 है वो 4 से बड़ा है, तो 4 तो आपके पास में 4 की कैटेगरी में रख लोगे आप इसको। अब दिक्कत आ जाती है कि बोला सर ठीक है, बोला आपने 4 को एक को कम और एक को ज्यादा कैसे रख दिया? बोले भाई इसको एक बार 5 जो आपके पास आ रहा है वो 3D के लिए आ रहा है, 3 जो आपके पास में जो आ रहा है वो 3s के लिए आ रहा है। बोले
अब 4 4 के बराबर है, तो फिर अपन लोग एनर्जी को कम ज्यादा कैसे बोल रहे हैं? बोला आपके पास में एन प्लस एल का जो रूल था, वो आपको एक चीज ये भी कहता था कि दो सब शेल, ठीक है, जिनको अगर आप कंपेयर कर रहे हो और एन प्लस एल की वैल्यू अगर बराबर आ जाए, तो जिसके लिए एन प्लस एल की वैल्यू ज्यादा आएगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो आपके पास में यहाँ पर 4s की एनर्जी ज्यादा होती है और 3p की एनर्जी कम होती है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अरेंज कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन Fe2+। तो तब आपके पास में आ गया एक Fe2+, और इसमें आपको नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन बताने हैं जो किसके बराबर है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। सबसे पहला, एस इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम, एस इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम Mg, ठीक है वैसा। दूसरा आपके पास में वो बोल रहा है पी इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन, पी इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन। तीसरा वो ऑप्शन आपको बोल रहा है ई इलेक्ट्रॉन इन Fe। फिर वापस वही आयरन ले लिया, लेकिन अब की बार वो एटॉमिक फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में नहीं है। और चौथे नंबर पर आपके पास में पी इलेक्ट्रॉन इन नियॉन, पी इलेक्ट्रॉन इन नियॉन, ठीक है। अब सबसे पहली चीज तो आप Fe2+ में डी इलेक्ट्रॉन देखिए। आपका इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर कॉमा लगा के फिर कॉमा लगाओ आपने। 4s में 0 और 4d और 3d में 6। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि 4s को पहले नहीं लिखा जाता कॉन्फ़िगरेशन में, 3d को पहले लिखा जाता है। अब देखिए, ठीक है, इसका मतलब आपके पास में जो डी इलेक्ट्रॉन्स है, क्लियर है बेटा, वो है आपके पास में 6। अब देखो बेटा, एस इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 और ये 3s2। अब आप देखो 1s में आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में है और 3s में है, तो टोटल कितने हो गए? 2 + 2 + 2 = 6। चलिए, यहाँ का तो 6 इसके बराबर आ गया। फिर आ जाओ पी इलेक्ट्रॉन, तो पी इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन, पी का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 17। तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब आप नोटिस करो यहाँ पर पी में कितने, 6 तो ये रहे और 5 ये रहे, तो इसका मतलब पी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 + 5 = 11। Fe में देखो, Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। कॉन्फ़िगरेशन में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, फिर 3p6, फिर कॉमा लगाओ। अब की बार 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 3d में 6 आएंगे। तो यहाँ पे भी क्लियर पता लग गया कि भाई साहब डी में 6 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास। ओके डन। अब आ जाओ नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा इसका 1s2, 2s2, 2p6। तो यहाँ पे भी पता लग गया भाई साहब 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो मेरी बात सुनो, इधर भी 6 है, इधर भी आपके पास में 6 है, यहाँ पर भी आपके पास में 6 है, लेकिन ये आपके पास में 6 नहीं है। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन आएगा वो पी इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन, ये वाला आपका ऑप्शन आएगा। और ये क्वेश्चन आपको कहाँ पूछा गया है? ये ऑप्शन आपको पूछा गया है एक सेकंड, CBSE PIPMC 2015, CBSE AI ऑल इंडिया PMT 2015। अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास में है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन डी एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये क्वेश्चन है आपके पास में CBSE ऑल इंडिया PMT 2015 का, बिल्कुल था। ठीक है, अब ये कह रहा है द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम
in d electrons of in एक मिनट electrons of d orbital is equal to, ठीक है। अब मेरी बात कि आपको ये पता लग रहा है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। एंगुलर, और उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, नॉट एंगुलर मोमेंटम। और अगर ये एंगुलर मोमेंटम बोलता तो हमारे पास में एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई होता, उससे नहीं करेंगे। हम लोगों को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पता करना पड़ेगा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो किसके बराबर होता है? वो होता है आपका एल, एल प्लस वन और ये एच के बाद। तो देखिए अब आपको किसने बोल दिया डी ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल के लिए, डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू होती है आपके पास में 0 1 2 होती है, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे लगाओ 2, यहाँ पे लगाओ 2 प्लस 1 और यहाँ पे आपने अंदर भी कर दिया और ये एच बार, यानी कि आपके पास में √6 और एच बार। तो आपके पास में जो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए थे वो √6 एच बार लिया हुआ है, √2 एच बार लिया हुआ है, 2√3 एच बार लिया हुआ है और 0 एच बार लिया हुआ है। तो आपके इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो √6 एच बार होगा। ठीक, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ये कह रहा है आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इसकी बात कर रहा है। और ये यहाँ पे कह रहा है एन इक्वल टू 3 बोल रहा है, एन इक्वल टू 1 बोल रहा है और एम एल, अरे एम एल बोल दिया ना यहाँ पे। अब आप मेरी बात सुन लो, यहाँ पे एम एल इक्वल टू 0 बोल रहा है, कोई बात नहीं बेटा। जब ये खुद ही इसने बोल दिया कि भैया फिक्स है आपके पास में ऑर्बिटल, सब शेल में ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल में ऑर्बिटल नहीं होता। जहां पर इसने आपको खुद ही इसने ऑर्बिटल के बारे में जानकारी दे दी तो वहां समझ लीजिए आपके पास में कि वो वैल्यू आएगी 1। अब जहां पर भी आपको इसने एम एल के बारे में वैल्यू दे दी, एम एल की वैल्यू अगर मैं आपको कहूँगा कि एस, एस के लिए 0 होती है, पी के लिए -+1 +-1 0 होती है, टी के लिए -+2 -+1 और फिर +-1 +-2 और साथ में 0 होती है। अगर मैं डी की बात करूंगा तो -+3 होती है, -+2 होती है, -+1 होती है, फिर +-1 होती है, +-2 होती है, +-3 होती है, 0 होती है। ये सारी वैल्यू, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये सब बेटा ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी इसने एम एल की वैल्यू 0 बोल दी तो चाहे अब आपके पास में क्या देखो 3 पी की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और 3 पी के अंदर आपके इसने बोल दिया यहाँ पे 0 एम एल की वैल्यू। अब देखो ये है आपके पास में पी एक्स, ये है पी वाई और ये है पी जेड। तो इसके लिए आपके पास में आएगा -+1, इसके लिए आएगा +-1 और इसके लिए 0। यानी कि ये बोल रहा है 3pz। अब मुझे बताओ 3pz में कितने ऑर्बिटल होंगे? 3pz में 20 ऑर्बिटल है, 3pz खुद ही एक ऑर्बिटल है। तो आपको ज्यादा इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एमएल की वैल्यू अगर आपको गिवन हो तो आप समझ लो कि ऑर्बिटल एक ही है। हाँ, अगर आपके पास में एमएल की वैल्यू गिवन नहीं है तो इसका मतलब आपको सबशेल की बात कर रहा है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। पी सबशेल की होगी तो 3 ऑर्बिटल, डी सबशेल की होगी तो क्या नाम से 5 ऑर्बिटल, एफ की होगी तो हमारे पास में 7 ऑर्बिटल और एस की होगी तो हमारे पास में 1 ही ऑर्बिटल होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में अब जो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास में आ रहा है वो है कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल, यानी आपको एनर्जी जूल में चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, कैलकुलेट
कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल। ओके डन। अब भाई साहब इसमें आपको क्या क्या वैल्यू दे दी। इसने आपको सबसे पहली चीज तो इसने आपको यहाँ पे लैम्डा दे दिया 45 नैनोमीटर। ठीक है। इसके अलावा इसने आपको प्लांक कांस्टेंट दे दिया h इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है जी। इसके अलावा इसने आपको c की वैल्यू दे दी वेलोसिटी ऑफ लाइट की, तो वो है आपके पास में 3 इंटू 10 की पावर 8 दी है आपको। पिछले सालों के पेपर में 3 इंटू 10 की पावर 17 नैनोमीटर में भी दी हुई है, यहाँ पर आपको 3 इंटू 10 की पावर 8 दी हुई है मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनिए, आपको क्या पता करनी है, आपको पता करनी है E इज इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू का मतलब एच सी अपॉन लैम्डा। तो एच की जगह आप लगाइए 6.63 इंटू 10 की पावर -34। ठीक है। सी की जगह आप लगाइए 3 इंटू 10 की पावर 8। उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आ जाती है 45 नैनोमीटर को। बेटा 45 नैनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 45 इंटू 10 की पावर -9 आपको करना पड़ेगा। जब आपने इसको जब कैलकुलेट किया, ठीक है, तो आपके पास में इसका आंसर कितना आया ये तो हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। एक मिनट करते हैं। मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व करके उसका बना दिया था। हाँ जी, ये आपके पास में आ रहा है 4.42 इंटू 10 की पावर -18 जी। सपोज करो कि अगर आपको वो कहता कि भाई साहब मेरे को तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करते हैं 4.42 इंटू 10 की पावर -18 है ना बेटा, उसमें ये 18 नहीं है, ये बार बार जो है इसका, हाँ, ये वाली। और इसमें आप करते 1.602 इंटू 10 की पावर -19। तो मैंने इसको पहले कैलकुलेट किया था और जो वैल्यू आ रही थी वो 0.376 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही थी। ऐसे ऐसे करके आपका क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद में फिर मैं आप लोगों से बात करूंगा। मैंने आपको कहा तक के बताया अभी इसमें, देखिए ये क्वेश्चन कब तक था, ये क्वेश्चन आपका नीट 2000 इसका है 45 नैनोमीटर का है ना। बिल्कुल 45 नैनोमीटर CBSE AIPMT 2014। ठीक है ना। AIPMT 2014 का आपके पास में ये है। अब देखिए, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा AIPMT 2013 का, नीट 2013। नीट 2013 का देखिए, द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट एच। एच की वैल्यू दी हुई है 6.63 इंटू 10 की पावर -34। ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट आपको दी हुई है c इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8। अब और आपको ये बोल रहा है देखो आपके पास में जो है ना फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी बोल रहा है 6 इंटू 10 की पावर 15। 6 इंटू 10 की पावर 15 सेकेंड है। और अब ये आपको पूछ रहा है इसकी वेवलेंथ नैनोमीटर। क्या वेवलेंथ इन नैनोमीटर। कोई बात नहीं, निकाल देंगे। अब देखिए न्यू इक्वल टू किसके बराबर होता है, सी अपॉन लेमडा। हर बच्चा जानता है ई इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। तो हमारे पास में इससे हमने लेमडा निकाली, लेमडा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। अब सी कितना है आपको पास में यहाँ पे 3 इंटू 10 की पावर 8। क्लियर है। ये मीटर में, मीटर को आप नैनोमीटर में बदलो तो आपको इसको 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास में आएगा। क्लियर। बिल्कुल। और the value of
अब आ जाओ हमारे पास में, ये कितनी आ गई, 6 × 10⁻15। अब आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ 10⁻8 × 10⁻9 है, यानी इन 10 की पावर हो गया 17। ये हमारे पास में हो गया 6 × 10⁻15, तो ये इससे चला गया यहाँ पर, तो ये आ गया 100। और 3 से अक्टूबर में चला गया तो ये हो गया 2। क्लियर। तो हमारे पास में जो स्थिति जो आई वो आ गई 100/2। वो कंडीशन आ गई हमारे पास में इक्वल टू 50 नैनोमीटर। ये हमारे पास में इसका ऑप्शन का आंसर आ जाता है। अब आ जाइए, फिर हमारे पास में क्वेश्चन आ जाता है नीट 2013 का। एक क्वेश्चन आ रहा है, नीट 2013 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। तो बेटा आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, एन इक्वल टू 3 बोल रहा है, एन इक्वल टू 1 बोल रहा है, और इसमें एक चीज और बोल दी, एन इक्वल टू -1। मैंने कहा था आपको भाई साहब, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जैसे ही आपको दे देगा, इसका मतलब ये आपको ऑर्बिटल के बारे में जानकारी दे रहा है। और ऑर्बिटल के बारे में जानकारी दे रहा है तो ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन वो हमेशा 2 होते हैं। तो आप जो है, जहां पर भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन लग रहा है, मेरे इस पेपर में डी ऑप्शन दिया हुआ है, डी स्टैंड फॉर डॉक्टर। क्लियर। डी में आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स की वो बात कर रहा है। अब देखिए, ये आपके पास में क्वेश्चन करता है नीट 2013 में था। फिर इसी तरीके से अब आपके पास में फिर एक क्वेश्चन आ गया, वो नीट 2012 में आया। देखिए तरीके क्वेश्चन के बेटा होते हुए रहते हैं, रिपीट होते हैं। अगर आपको ढंग से तैयारी करनी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बहुत अच्छे से देख लीजिए, तभी सिलेक्शन होगा। और एक आप अपनी एनसीईआरटी को 8 बार पढ़ो, फिक्स होता है ये, तो आप 8 बार उसको पढ़ोगे ना तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। धीरे 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 आपको याद हो जाएगी और समझ में भी आनी चाहिए। अब देखिए नीट 2012, एक मिनट, एक सेकेंड, नहीं नीट 2012 नहीं है, ये सीबीएसई एआईबीएमपी 2012। इसका क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, इसमें दे दिया एन इक्वल टू 3 और एन इक्वल टू सॉरी एन इक्वल टू इसमें दे दिया आपको 4 और एल इक्वल टू इसमें आपको दे दिया 3। क्लियर। और वो आपको पूछ रहा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम। तो बेटा जैसे ही आप ये समझ लो कि उसमें अगर आपको चाहिए ना इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता करना है, ठीक है, और आपको एजीमिटल क्वांटम नंबर तक को लेके जा रहा है, तो एजीमिटल क्वांटम नंबर का मतलब हो गया आपको उसमें सब शेल के बारे में पूछ रहा है। अब सुन लो, अगर एस सब शेल होती है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। और एफ के अंदर में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब देखिए आपके पास में n इक्वल टू 3 है ना, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 और l इक्वल टू 3, यानी टोटल आपके पास में हो गया ये 4 और f p d f, बिल्कुल 4f हो गया। तो जहाँ बेटे उसने आपको f बोल दिया, क्लियर, जहाँ उसने आपको f बोल दिया वहाँ अपने आप समझ लीजिए कि आपके पास में जो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 14 आएंगे। मैं समझता हूँ शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपके पास में, हाँ बिल्कुल 2012 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 2013 का आंसर कीजिए। अब सीबीएसई एआईपीएमटी 2012 का ही एक क्वेश्चन और आया था, उसको भी मैं देखता हूँ। देखो वो क्या कहता है, करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर रुबिडियम
ठीक है ना, और एटॉमिक नंबर 37 3 के साथ। और जो है ना, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आपको इसमें 5s1 नजर आएगा, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपका। तो अब आपके पास में ये पिक्चर क्लियर है कि इसका एन है वो 5 है, जो एल है वो इसका 0 है, एम है वो भी 0 होगा। और स्पिन क्वांटम नंबर क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन आप भरोगे तो बेटा आपको लिखना पड़ेगा +12, +12। और ये आया था क्वेश्चन कब, CBSE ऑल इंडिया पीएमटी 2012, 2012 में आपके पास ये आया था। ठीक है, अब आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 2011 में आए हुए हैं। आपको दो रेडिएशन की एनर्जी दे दी, एक तो E1 दे दी और एक आपको E2 दे दी। E1 दे रखी है आपको 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E2 आपको दे रखी है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। और आपको इनके λ1 और λ2 के बीच में रिलेशन प्लॉट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसका लिखिए HC/λ1, क्योंकि H और C तो कॉमन होते हैं। और इधर आप इसको डिवाइड कर दीजिए HC/λ2। तो HC से तो HC कट गया, क्या बचा मेरे पास में, मेरे पास में बचा λ2/λ1। अब आप नोटिस कीजिए, देखिए 25 बन गया 25, 25 टू जा 50। तो हमारे पास में टोटल कितना आया, हमारे पास में टोटल आ गया 1/2। तो λ2, ठीक है ना, 2 टाइम्स ऑफ λ2 इज इक्वल टू λ1। और यही ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। और ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है इसमें ए वाले में, तो आपको ए ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। ठीक है, तो मैंने आपको CBSE APMT 2011 से क्वेश्चन कराया। अब आपको एक क्वेश्चन इसका और करवाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखा जाए तो उसके अंदर में बहुत परेशानी भी आ सकती है, कई बार बच्चा गलत भी कर देता है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर वही CBSE AIPMT 2011, CBSE ऑल इंडिया PMT 2011 में आपको ये दिया हुआ है। अब समझो, आपको करेक्ट सेट ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन बोल रहा है n इक्वल टू अगर 6 हो जाए तो याद रख लेना बेटा, एक तरीका होता है, बहुत अच्छा बता रहा हूँ आपको। आपके पास में होता है एस एस पी, ठीक है, फिर होता है एस पी एस, फिर होता है डी पी एस, और फिर से डी पी एस, फिर से डी पी एस। अब मेरी बात सुनो, देखो ये तो हो गया 1s, ये हो गया 2s, ये हो गया 3s, ये हो गया 4s, ये हो गया 5s, और ये हो गया मेरे पास में 6s। अब आपके पास में n इक्वल टू 6 है ना, तो आप एक बार की इसको 6s कंसीडर कर लो। कर लिया, ठीक है। अब आप नोटिस करो भाई साहब, 6 ये आपके पास में है ना, तो आपके पास में ये कौन सा आएगा, इसके लिए फिर आपको समझना पड़ेगा क्या आएगा हमारे पास में। देखो मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको सॉल्व करके और रख रखा है। आप एक छोटा सा वो बनाना यहाँ पर, यहाँ आप लिखना 6 - 1, 6 - 1 मतलब ये आपके पास में आ जाएगा 5t। चेक कर लेना 5 फिर से डी टी है, 5d आएगा आपके पास, n - 2 फिर से डी टी है। हाँ, एक सेकेंड, एन पी इसको कंसिडर करेंगे हम लोग, n - 2 6p। एक सेकेंड, हम लोगों को वो बनाना पड़ेगा इसको। ये है 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। अब यहाँ पे ये 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, फिर ये 3d, 4d, 5d, 6d, 7d, और यहाँ पे 4s, 5s, 6s, 7s। अब एक चीज देख लेना, आपको थोड़े आराम से नजर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है।
आपका एरो किसमें गया 1s में, फिर आपका एरो गया 2s में, फिर आपका एरो पहले जाता है 2p के अंदर में, फिर उसके बाद में जाता है 3s में। अब आप नोटिस करो, देखो आप 6s को पकड़ लो, यानी आपके पास में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम किसमें भर रहे हैं बेटा 6s में भर रहे हैं, 6s के बाद में फिर किसमें भर रहे हैं, फिर हम भर रहे हैं 4s में, फिर 4s के बाद में किसमें भर रहे हैं 5d में भर रहे हैं, और 5d के बाद में किसमें भर रहे हैं 6p के अंदर में भर रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास में n इक्वल टू होगा 4, और यहाँ पर इसमें इस बंदे ने जो आपको जो वैल्यू जो दे रखी है वो किस तरीके से दी हुई है, वो दी हुई है n माइनस एन एस। एक तो आपको दिया हुआ है इसमें यहाँ पर एन एस, एक दिया हुआ है n-2 f, फिर दिया हुआ है n-2 f, फिर दिया हुआ है n-1 d, और फिर दिया हुआ है n-p। तो देखो अगर n, अगर मैं इसको बोलता हूँ 6, क्लियर, तो ये वैल्यू 6 आएगी, ये वैल्यू 4 आएगी, ये वैल्यू 5 आएगी, और अगेन ये वैल्यू आपके पास में 6 आ जाएगी। तो देखो 6 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, और अगेन 6 भी आ रहा है। यहाँ का P, ये P भी आ रहा है यहाँ पर, ये D आपके पास में ये D भी आ रहा है, ये F ये आपके पास में F भी आ रहा है, और ये S ये आपके पास में S भी आ रहा है। अब मैं वापस एक बार अपने पुराने वाले फंडे पर चल रहा हूँ, देखते हैं दिलचस्पी, ये इधर की ओर चलेंगे हम लोग, यहाँ पर 2 3 4, ठीक है ना, 5 6 तक तो हम लोग जाएंगे, तो इसको रहने दो। ठीक है, इस वाले का फिर मैं आपके पास फिर वापस कभी इसको डिस्कस करेंगे। चलो, अब मैंने आज आप लोगों को जो क्वेश्चन करवाया वो 2011 तक के तो करवा दिए। अब आपके जो नेक्स्ट जो क्लास होगी ना, उसमें नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको 2009 से लेके और उससे पीछे तक के वीडियोस के बारे में बताऊंगा। आप तब तक के लिए इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए। टिल देन, वेरी मच थैंक यू।